दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना सेवक और प्रोग्राम हमारा बेहद खास चर्चा है खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश, विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और हमेशा की तरह चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज शुरुआत शिरोमणि अकाली दल के साथ। बिल्कुल सर, लोकसभा चुनावों से पहले पंजाब में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा ने शिरोमणि अकाली दल बादल के साथ हाथ मिलाया है। हालांकि सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा पहले से ही भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं, एनडीए का एक हिस्सा रहे हैं। और कुछ साल पहले जो अकाली दल दो फाड़ था, वो उनके आने से एक बार फिर से एक हो गया है। तो उनका शिरोमणि अकाली दल बादल के साथ हाथ मिलाने का पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है और आने वाले लोकसभा चुनावों पर आप इसका क्या प्रभाव देखते हैं? देखो, अकाली दल संयुक्त जो हुई उसके सर्वेसर्वा सुखदेव सिंह ढींडसा, उनका अकाली दल बादल में विलय होना अकाली राजनीति के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये प्रदेश की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्षमता है प्रदेश की राजनीति को बदलने की। अब जहाँ तक उनके आने का प्रश्न है, मैं समझता कि उनकी आयु का, उनके अनुभव का लाभ अकाली दल बादल को, विशेष रूप से सुखबीर बादल को मिलेगा। उन्होंने भी उनको सरप्रस्त की जगह दी है अपने, तो ये एक तरह से मान सम्मान उसी तरह है जैसे उन्होंने अपने पिता सरदार प्रकाश सिंह बादल को दिया हुआ था। तो ये एक सकारात्मक पहलू है इसका। दूसरा, इसका जो और मैं समझता हूँ कि ये जो एनडीए का रास्ता, जो समझौते का, जो गठबंधन की बात अकाली दल और भाजपा की चलती थी, उसके बीच में भी ये एक बाधा था। जब तक विलय नहीं होता था तब तक ये बात बनती नहीं थी। अब उनका विलय हो गया क्योंकि वो एनडीए के सदस्य रहे और वो इनके साथ मिल गया, तो इसका मतलब एनडीए के रास्ता भी इनके लिए खुल गया। पर उसके बीच में पहले जब स्वयं अकाली दल बादल भी रहे हैं, लेकिन उस समय कृषि कानूनों को लेकर जो बाहर आ गए। अब वो स्थिति नहीं है, न कृषि कानून खत्म हो गए, सुखदेव सिंह ढींडसा भी इनके साथ मिल गए। तो अब केवल वादा जो आएगी, जो मैं समझता हूँ, वो सीटों को लेकर आ सकती है, क्योंकि भाजपा का मानना है कि हम बराबर का हक चाहते हैं। अकाली दल बादल का ये कहना है कि हम क्षेत्रीय दल है और हमारे बड़े भाई की भूमिका होनी चाहिए। तो ये जो सीटों के चक्कर है, अकाली दल उनको 4 सीटें देने चाहती है और भाजपा 6 मांग रही है। मेरे हिसाब से जो दोनों की साख और जो देखते हुए 5 तक मिनिमम रहनी चाहिए, 6 नहीं तो 5 तो चाहिए। अगर 4 देते हैं, अकाली दल अगर 4 पे जिद करता है, तो उसका मतलब है कि भाजपा के वर्कर को वो उत्साहित नहीं होगा, उसकी जो स्थिति है वो खराब होगी जनसाधारण में भी, अपने कार्यकर्ता में। अगर चुनावों को लेकर लेना है, अगर आप गठबंधन जा रहे हैं, तो इस स्थिति में जो वर्तमान पंजाब की राजनीति है, उसमें 5 कम से कम भाजपा को मिलेंगी, तभी वो अपने वर्कर को भी सेटिस्फाई कर सकेंगे और जनसाधारण भी उनके साथ चलने को तैयार होगी। तो ये चीज़ देखते हुए, जो इस समय अगर नहीं होता, अगर जिद पे रहते हैं, व्यवहारिक नहीं होते, दोनों प्रैक्टिकल नहीं साइड पे सोचते, तो ये इनके जो आने सिर पे खड़े हैं इस समय लोकसभा चुनाव, किसी समय भी उनकी घोषणा हो सकती है। तो फिर जो 4 पक्षी अगर चुनाव चढ़ता है, तो फिर इनको तीसरे और चौथे वाली स्थिति में ही रहना पड़ेगा। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो ये ट्रायंगुलर फाइट बनेगी, और ट्रायंगुलर फाइट का मतलब है कि जनसाधारण को एक विकल्प देंगे। जो विकल्प जनता के पास से कम है, तो फिर जो विकल्प बन के सामने आएंगे, उससे इनका वर्कर भी, दोनों पार्टियों का वर्कर उत्साहित होगा। और उसी कारण इनकी जो एक अतीत की छवि थी, उसको धोते हुए नए दिशा में जाने के और पंजाब की राजनीति में दोबारा अपने आप को स्थापित करना, दोनों दलों को एक अच्छा अवसर मिलेगा। वरना इसकी इनको एक मैं समझता हूँ नुकसान ही होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। और ये गठबंधन ही इनकी समय की मांग है, और विलय तो अपने आप में एक अच्छा है ही है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अगला चर्चा का विषय है दिल्ली।
सर, आज महिला दिवस है और इस हफ्ते 2 राज्यों में महिलाओं को लेकर एक खास अहम घोषणा की गई है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 18 वर्ष या उसके अधिक आयु की महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वायदा किया गया है। और दूसरी तरफ सुक्खू सरकार ने भी 1,500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देने की घोषणा की है। अब इन लोक लुभावन घोषणाओं से महिला वोट बैंक पर तो असर पड़ेगा ही, महिला वोट बैंक तो प्रभावित होगा ही, लेकिन साथ के साथ दिल्ली और हिमाचल पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। तो इन लोक लुभावन घोषणाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या असर है? देखिए, महिला दिवस पे तो ये मैं समझता हूँ कि स्वागत जो कदम ही कहूँगा जी। कि स्वागत कहूँगा, महिला को जी। एक समान राशि मिली। अब यहाँ तक आपने आर्थिक बोझ की बात कही है, तो ये जो लाभ, पहले मैं लाभ की बात करता हूँ, हिमाचल में कम से कम 5 लाख औरतों को इसका लाभ मिलेगा जी। और इधर जो है दिल्ली में ये 50 लाख के करीब महिलाओं को इसका लाभ मिलने लाभ जा रहा मिलेगा, है। हाँ। और जहाँ तक आर्थिक बोझ का सवाल है, तो जो हिमाचल में कोई 800 करोड़ का और दिल्ली में 2,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। बोझ बढ़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बोझ ऐसे हैं जो कि इतने बड़े नहीं कह सकते कि जिससे कोई बजट को लेकिन इससे एक सरकारों की प्राथमिकता का पता चलता है कि उन्होंने महिलाओं को, आप ये कह सकते हैं कि ये चुनाव के दौर में आई घोषणाएं, चुनावी लोक लुभावन नारे भी कह सकते हैं इसको, पर मैं कहता हूँ कि चुनाव तो 2 महीने के बाद खत्म हो जाएंगे। ये घोषणाएं तो आगे अगले सालों वर्षों में चलेंगी, तो इसलिए ये स्थायी हैं, इनको ये टेम्पररी फेज तो है नहीं या कोई तत्कालीन लाभ के लिए और ना, ये एक लंबी दौर है और सरकार की सोच के भी लिहाज से मेरा आगे ये मानना है कि जैसे एक जो महिला का शिक्षित होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना उसका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो परिवार को भी लाभ पहुंचाती हैं, समाज को भी और देश को भी। तो ये एक उस दिशा में कदम है, क्योंकि बहुत गरीब घर हैं, गरीबी के जो उनको 1,000 रुपये या 1,500 रुपये मिले तो उनका एक छोटी छोटी बात पर निर्भरता, किसी को 50-100 अपने नाती दाती को देनी हो या आप कुछ लेना हो तो वो उसकी वो समस्या हल हो जाती है। लेकिन स्थायी हल ये है, महिलाओं को जब हम आगे लाना चाहते हैं तो या तो सहकारी समितियां बने, वो बना के उनको कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में और या उनके हाथ के गुण को बनाया जाए ताकि ये स्थायी तौर पर एक आत्मनिर्भरता आए आर्थिक। ये एक राशि है, ठीक दिशा में इसका स्वागत है, इसमें कोई मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये इतनी तो नहीं है कि वो अपने आगे जा पाए। ये तो एक टोकन है भाई, हाँ हमारी सोच है, हमारी नीति है, हमारी रीति है, उसका एक चिन्ह मात्र है। लेकिन अगर हम महिला को उसका उत्थान चाहते हैं तो उसका शिक्षा और आर्थिक आत्म है, उसके लिए आपको दोनों स्तर पे काम करना पड़ेगा और विशेष रूप से जो हाथ के गुण को उसको भी देखना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ऐसे कुटीर उद्योग में उनका योगदान लें और उनको आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि आज के समय के अनुसार ये एक उचित कदम है दोनों सरकारों के लिए, और केंद्रीय सरकार ने भी पहले ऐसी कई योजनाएं चलाई हुई हैं। तो ये एक देश में, समाज में एक माहौल बना हुआ है कि महिला को उसके महत्व, उसकी वो जो है उसका उत्थान और उसके भविष्य को लेकर जो चिंता है वो एक सकारात्मक बदलाव है हमारे समाज में या राजनीति में, इसका स्वागत होना चाहिए। जी, आगे प्रोग्राम चर्चा खास में चर्चा पंजाब की मान सरकार की। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में अपना बजट पेश किया है और कर रहित इस बजट में उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया है और साथ ही साथ किसानों को फ्री बिजली देने के लिए उन्होंने 9,330 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। और उनका ये कहना है कि ये बजट रंगला पंजाब बनाने की तरफ एक अहम कदम है, लेकिन विपक्ष इस बजट को नकार रहा है। उनका कहना है कि ये कोई खास बजट नहीं है। तो आपका इस बजट पर क्या कहना है, क्या बात कहेंगे आप? देखो, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी का जो पेज बजट है, इसको मैं कहता हूँ कि ये एक व्यवहारिक बजट है जी, संतुलित। देखो, चुनाव सिर पे हैं, वो भी लोग लुभावने वो कोई रहते हैं देके घोषणा कर सकते हैं, उन्होंने इसी ने की। एक बात। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो आपने कही कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, ये सरकार की प्राथमिकता बताते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले कहते थे, अब उस झलक उसकी सामने नीति में आई। इससे पहले के जो पूर्व की सरकारें थे उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को फिर थोड़ा बहुत दिया होगा। स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल
का मतलब एक इग्नोर किया होगा, जिसको हम उसके पास इतना गंभीरता ने लिया। ये पहली। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पहला बजट है जो 2 लाख करोड़ से ऊपर आया ऊपर है। आया ये। कर मुक्त आपने पहले ही बता दिया ये बात है। अब कृषि के लिए इन्होंने 14,000 करोड़ रुपया रखा। हालांकि उसके लिए फसल का विविधीकरण भी है, पर्यावरण को लेकर भी है, भूजल स्तर को लेकर भी इन्होंने चिंतादायी इस तरह की उन्होंने सारी अपनी योजनाएं रखी हैं। ये आ गई बात दूसरी। उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य के लिए 5,000 करोड़ रुपया वहाँ पे भी रखा है। उसमें देखिए पहले मोहल्ला क्लिनिक शुरू की, अब वो बुनियादी जो है स्ट्रक्चर अस्पताल का है उसका, और उसके लिए उन्होंने रखी है। इसी तरह कृषि और जो शिक्षा के लिए है, उन्होंने एमिनेंस स्कूल, हैप्पीनेस स्कूल और जो मेडिकल कॉलेजेस को लेकर भी उसमें भी 13,000 करोड़ के करीब इन्होंने रखी है। तो ये प्रदेश की सरकार की नीयत और नीति को दर्शाती हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ को दर्शाती हैं। और ये देखिए, नहीं तो जैसे अभी आपने पहला प्रश्न किया कि महिलाओं को इन्होंने भी घोषणा की हुई है। इन्होंने अभी महिला को जो इनके पे आ रही है कि महिला को इन्होंने जो आरोप लग रहा है, जो विपक्ष लगा रही है कि 1,000 रुपए नहीं दिया अभी। हाँ, अनाउंस किया था, नहीं किया। नहीं दिया। जो इसीलिए नहीं किया कि इन्होंने अपनी जो प्रायोरिटीज पहले वो रखी, कि जो बुनियादी चीज़ है, क्योंकि जो पंजाब की स्थिति है, जो दूसरा जो कमज़ोर पहलू मैं समझता हूँ पंजाब का, वो है कि इन पे कर्ज 3.5 लाख करोड़ के करीब 1,000 करोड़ के कर्जा चढ़ गया है। पर अब कर्जे की ये है कि अगर कर्जा ये स्वास्थ्य, शिक्षा और इस पे लगाते हैं कृषि पे, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी स्ट्रक्चर पे, बुनियादी सुविधाओं पे आ गया। अगर ये लोक लुभावन महिलाओं को जैसे देने, अभी आपने बिजली की 9,000 करोड़ की 93 करोड़ कितना बताया, तो अगर उस तरफ ज्यादा जाते हैं तो वो फिर खतरे की घंटी होती है। लेकिन इन्होंने जो किया, कदम उठाए कृषि और स्वास्थ्य और शिक्षा, और इसके साथ साथ खेलों के प्रति, खेलों की नर्सरीज भी इन्होंने शुरू की। हम जब अतीत में जाते थे या पंजाब सरकार की कोई निंदा करते थे, तो हम 4 बातों की आम चर्चा चलती थी कि यहाँ तो खेलों की, यहाँ पे नशे का जोर हो गया और ये स्मगलिंग और ये सारा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं सारे। तो उसके लिए क्या कहिए, तो उस समय यही सुझाव आते थे कि शिक्षा के स्तर, क्योंकि विदेश में जो लोग जा रहे हैं उनको अगर रोकना है तो आपको स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की, जो अपने यूनिवर्सिटी स्तर की जो स्तर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी छात्र यहाँ पर रुकेंगे। तो ये शिक्षा का आ गया, मेडिकल सुविधा आ गई, कृषि आ गई। ये ऐसी चीज़ें जो पिछले सरकारों ने इग्नोर की और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। बच्चे बाहर जा रहे हैं, मेडिकल नशे बढ़ गए, खेलों में कमज़ोर है, पीछे रह गया पंजाब। तो अब ये जो 3-4 कदम आए हैं, इसका तत्काल रूप से सरकार को मैं समझता क्योंकि लाभ मिलने जा रहा है। ये लाभ मिलेगा अगली जनरेशन को 5 साल बाद, 4 साल बाद हमें दिखेगा, जब अगर इम्प्लीमेंटेशन इन सारी चीज़ों की धरातल स्तर पर अच्छी होगी और उसका लाभ हमें फिर 5-4 साल बाद मिलेगा। लेकिन सबसे जो एक खतरे की निशानी, एक तो कर्ज, दूसरा इसमें यह है कि इन्होंने 10,000 करोड़ के करीब शराब की एक्साइज ड्यूटी अब बिक्री पर है। अगर शराब भी साथ साथ प्रदेश में बढ़ती है तो ये एक खतरे की निशानी, क्योंकि राजस्व के लिए धीरे धीरे शराब की बिक्री बढ़ती चली जा रही है और रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। तो ये एक हमारे लिए तीसरा जो इस बजट के, जो मैं समझता हूँ कि जिस पे ज़्यादा और ध्यान देने की थी, वो व्यापार और उद्योग है। इंडस्ट्री पंजाब में लगनी चाहिए। अगर व्यापार और उद्योग नहीं उन्नत करता, विकास करता पंजाब में, केवल कृषि पर अगर हम पंजाब निर्भर करता तो वो कभी भी आगे नहीं आ सकता। व्यापार, उद्योग और कृषि तीनों का जब संतुलन बनेगा तभी पंजाब की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी और पंजाब आगे निकलेगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ ये एक प्रैक्टिकल और सही दिशा में उठाए है, लेकिन कर्जे का ध्यान और उसका जो लिया उसका इस्तेमाल, एक तो कर्जे की सीमा और एक उसका जो ऋण के रूप में रकम जो आई हमारे पास, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो अगर लोक लुभावन में चलेगी, बिजली में चलेगी, पानी में चलेगी, या कोई और ऐसे स्कीम योजना आ जाती है, तो वो फिर खतरे की घंटी होगी। अभी तक शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य का और खेलों को लेकर ये एक स्वागत योग और सही दिशा में उठा कदम मैं कह सकता हूँ। जी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की। सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अधिकार पर
25 साल पुराने फैसले को पलटते हुए ये कहा है कि माननीयों पर भी अब जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सदन में वोट डालने और भाषण देने पर रिश्वत लेने पर अब सांसदों और विधायकों को कानूनी प्रक्रिया से छूट जो है वो नहीं मिलेगी। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर इससे किस तरह से अंकुश लग सकता है? देखिए, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये जी। मामला 1993 का नरसिम्हा राव की सरकार के विश्वास मत का था। बिल्कुल। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 सदस्य थे, जिन्होंने उनके विश्वास मत को समर्थन दिया था, पार्टी लाइन को छोड़ के उन्होंने दिया था। उस पे मुकदमा चला। वो चलते चलते 1998 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं, 3-2 का जो फैसला था, इन पे माननीय पर मुकदमा नहीं चलता, सदन के बीच कीजिए मतदान का। बिल्कुल। अब उसको जो पलटने का जो 2024 में सर्वोच्च न्यायालय का है, वो उसका मामला यह है कि जो शोभन सोरेन की बहू है, वो विधायक है वहाँ की झारखंड में। तो राज्यसभा में जब मतदान हुआ तो उसने वोट दूसरी तरफ दे दिया, तो उस पर आरोप लगा बिल्कुल। कि रिश्वत लेके इन्होंने मतदान किया है। तो उन्होंने चैलेंज किया, तो केंद्रीय एजेंसी ने जब किया तो उन्होंने दोषी पाया और उन्होंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि नहीं, मुझे 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरे पे केस नहीं चलता, बन सकता। तो हाई कोर्ट ने भी केंद्रीय एजेंसी के साथ सहमत हो गया, नहीं, आप पे केस बनता है। उन्होंने उसी को चुनौती दी सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने अब ये अपना फैसला दिया है कि धारा 105(2) और धारा 194(2) दोनों के बीच में आप जो विशेषाधिकार मिले हैं, वो सदन के बीच में एक विशेषाधिकार जो सांसदों को विधायकों को मिले हैं, वो ये है कि आप हंगामा करें, कोई भाषण बोले, कोई बात बोल देते हैं, तो उसको लेकर आप पे कोई मुकदमा नहीं बने, क्योंकि उसका मंशा ये थी कि सदन के बीच में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, उसको लेकर ये जो सरकारी या सत्ता पक्ष है, विपक्ष को दबाए ना। मकसद तो सिर्फ ये था कि वो अपनी बात सीधी रखें, उसको लेकर कोई अगर मुकदमा बनता तो वो दबाव आ जाएगा। तो उस चीज़ को लेके उसी का ये लाभ ले रहे थे कि 194 और 105 की अनुच्छेद में हमें नहीं बनता, ये मुकदमा नहीं बनता। अब साथ इन्होंने अपना सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 1998 का फैसला तोड़ा, जो 5 जजों की थी। 7 जजों ने संविधान पीठ ने कहा ये गलत है, क्योंकि रिश्वत लेना उसी एक अपने आप में अपराध है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं, चाहे बाहर है, तो इसका आप किसको वोट देते हैं, कौन सा भाषण देते हैं, उसका कोई फर्क नहीं। जबकि ये अपने अपने एक अपराध है, तो इस पर केस मानने की छूट नहीं देती। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर सार्वजनिक जिनमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही कमजोर हो जाएगी, फिर तो वही खत्म हो जाएगी। फिर तो पैसे का बोल जो राजनीतिक अपराधीकरण करता है, अगर माननीय खुले पब्लिकली उनको ये प्रिविलेज मिल गया कि हम लेके जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, तो वो तो देश के लिए सारा ही व्यवस्था ही लड़खड़ा आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जनहित में, देश हित के लिए स्वागत जो फैसला है। और इसका जितना मतलब आने वाली पीढ़ी भी इस फैसले को याद रखेंगे कि इस फैसले के कारण माननीय को भी एक आईना दिखाया कि नहीं, आप भी इस सीमा के आगे नहीं जा सकते, तोड़ नहीं सकते। लक्ष्मण रेखा आपके लिए भी है। आपको प्रिविलेज अपनी बात कहने का, रिश्वत लेने का प्रिविलेज आपके पास नहीं है। तो ये एक स्वागत योग ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला मैं मानता हूँ इसको। जी। प्रोग्राम चर्चाएं खास में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।